वेलकम टू दिस चैनल। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप होम साइंस सब्जेक्ट से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे होम साइंस पूछा जाता है, तो फिर आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम फूड एंड न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो उसका एक चैप्टर ही है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट बेसिकली हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी का बेसिक प्राइमरी सोर्स है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ से लेती है? कार्बोहाइड्रेट से ही लेती है। इसके अलावा इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में तो पढ़ेंगे ही, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे और उसका रोल क्या है हमारी बॉडी में, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि केमिकल स्ट्रक्चर क्या है कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट बनते कैसे हैं। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ये भी पूछा जाता है कि इनऑर्गेनिक है कि ऑर्गेनिक है, तो कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक है। इसमें तीन चीजें होती हैं, तीन चीजों को मिला के बनता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन तीनों के एटम्स को मिला के हमारा कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट में की जब हम बात करते हैं तो इसमें शुगर, ये क्या होते हैं? शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब शुगर के मॉलिक्यूल्स को मिला मिला के हम कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो जब हम सिंगल शुगर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो इसको हम मोनोसेक्राइड बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट तीन टाइप का होता है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक शुगर का अणु होता है, तो उसको हम मोनोसेक्राइड बोलते हैं। सेक्राइड का मतलब ही है कार्बोहाइड्रेट और मोनो का मतलब क्या है? सिंगल। तो जब सिंगल शुगर से बनता है कार्बोहाइड्रेट तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोसेक्राइड बोलते हैं। उसके बाद डाइसेक्राइड क्या होता है? जब दो शुगर से कोई चीज़ मिलती है, डाई का मतलब दो, तो दो से अगर दो शुगर का यूज करके जब बनता है हमारा कार्बोहाइड्रेट तो वो डाइसेक्राइड की कैटेगरी में आता है। पॉलीसेक्राइड क्या है? कि कई सारे जब शुगर के अणु मिलके बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट तो उसको हम पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। मोनोसेक्राइड कौन कौन से हैं? ये भी तीन हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ये तीनों क्या है? मोनोसेक्राइड हैं। इसके बाद हम मोनोसेक्राइड्स को ही जोड़ जोड़ के फिर डाइसेक्राइड बनाएंगे। डाइसेक्राइड कौन से होते हैं? सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। सुक्रोज क्या होती है? टेबल शुगर, जो आप चीनी यूज करते हो वो सुक्रोज से बनती है। लैक्टोज कहाँ पे होता है? जो मिल्क शुगर होती है ना, जो दूध में चीनी होती है, दूध की जो शर्करा होती है उसको हम लैक्टोज बोलते हैं। जौ की जो शर्करा होती है, माल्ट शुगर होती है, उसको हम माल्टोज बोलते हैं। अब जब हम सुक्रोज की बात करते हैं तो सुक्रोज कैसे बनता है? सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला के क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। मतलब एक अणु ग्लूकोज का, एक अणु फ्रक्टोज का, तब क्या बना? सुक्रोज बना। लैक्टोज कैसे बनता है? एक अणु ग्लैक्टोज का और एक अणु तुम्हारा ग्लूकोज का, ये मिला के तुम्हारा लैक्टोज बनता है। माल्टोज कैसे बनता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज दो अणु जब ग्लूकोज के मिलते हैं तब क्या बनते हैं? माल्टोज बनते हैं। तो मोनोसेक्राइड को मिला के क्या बनता है? डाइसेक्राइड बनता है। जब दो मोनोसेक्राइड आपस में ज्वाइंट होते हैं तब वो क्या बनाते हैं? डाइसेक्राइड बनाते हैं। ठीक है। पॉलीसेक्राइड क्या है? पॉलीसेक्राइड लॉन्ग चेन होती है, मतलब इसमें कई सारे मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़े होते हैं तब ये जाके पॉलीसेक्राइड बनता है। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग दीज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स इज टू कीप डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द वेरियस टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड देयर इंपैक्ट ऑफ बॉडी। तो इन तरह से हम इसको समझ के, मतलब इन कैसे ये कार्बोहाइड्रेट बने, इसको समझ के हम ये समझ सकते हैं कि इसका बॉडी पे क्या असर पड़ता है। तो मोनोसेक्राइड के बारे में हमने पढ़ा कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीन मोनोसेक्राइड हैं, सिंगल शुगर से बनते हैं। डाइसेक्राइड दो मोनोसेक्राइड को आपस में जोड़ के डाइसेक्राइड बनता है। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज डाइसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड क्या है? जब मोनोसेक्राइड की लॉन्ग चेन बन जाती है, कई सारे मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे स्टार्च, इन मोनोसेक्राइड को जोड़ के क्या बनता है? स्टार्च बनता है, फाइबर बनता है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे मोनोसेक्राइड्स आपस में क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। इसीलिए इनको हम क्या बोलेंगे? पॉलीसेक्राइड बोलेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, डाइसेक्राइड क्या होते हैं और पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट है ना, इसको क्विक एनर्जी, क्विक क्रैश कहते हैं। मतलब ये जल्दी से एनर्जी देगा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट यानी कि सिंपल शुगर, और ये जल्दी से क्रैश भी कर जाएगा। मतलब क्विक एनर्जी तो देता है लेकिन इसकी जो एनर्जी होती है ना वो जल्दी से खत्म भी हो जाती है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को हम सिंपल शुगर भी बोलते हैं। ये जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं हमारी बॉडी में, इसीलिए जल्दी से ये रैपिड सोर्स होते हैं एनर्जी का, मतलब खूब तेजी से आपको एनर्जी देते हैं। जैसे ग्लूकोज चढ़ाया जाता है ना, जिसकी जिसकी बॉडी में एनर्जी लो होता है उसको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। क्यों? ताकि तुरंत से एकदम से एनर्जी मिल जाए। तो ग्लूकोज वगैरह ये क्या है? ये सिंपल शुगर है, तो इनसे हमको तुरंत एनर्जी मिलती है। दे आर फाउंड नेचुरली इन फ्रूट, मिल्क, हनी। तो इन सब में हमको क्या मिलता है? हमको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। किसमें? फ्रूट्स में, मिल्क में, हनी में। और जो भी प्रोसेस्ड फूड है जिसमें चीनी वगैरह मिलाई जाती है उसमें भी, उससे भी हमको तुरंत एनर्जी मिलती है। जैसे अगर कोई टॉफी आप खा रहे हो, कैंडी खा रहे हो, शुगरी ड्रिंक्स पी रहे हो, बेक्ड जो भी बिस्किट वगैरह ले रहे हो, बेकिंग वाली चीज़ ले रहे हो, तो वहाँ पे आपका क्या है? आपको तुरंत से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, तुरंत से एनर्जी मिलेगी, लेकिन ये तुरंत से खत्म भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें सिंपल शुगर है और ये जल्दी से डाइजेस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल एकदम से बढ़ जाता है और फिर एकदम से गिर भी जाता है। तो जितनी जल्दी ये एनर्जी देते हैं उतनी जल्दी ये एनर्जी को खत्म भी करते हैं, ज़्यादा देरी तक ये टिक नहीं पाते। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल क्या है सिंपल कार्बोहाइड्रेट का? पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज। ठीक है। ग्लूकोज को ही हम डेक्सट्रोज भी बोलते हैं, फ्रक्टोज आपका फ्रूट शुगर है, सुक्रोज क्या है? टेबल शुगर है, लैक्टोज क्या है? मिल्क शुगर है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मोनोसेक्राइड है और डाइसेक्राइड है, इनको हमने सिंपल कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में रखा है, जबकि जो हमारे पॉलीसेक्राइड होते हैं वो
वो क्या होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। वाइल फ्रूट्स ऑफर इसेंशियल विटामिन मिनरल्स along with simple sugar, excessive consumption of added sugar can contribute to weight gain, insulin resistant and other health problems। तो बहुत ज़्यादा अगर हम सिंपल शुगर ले रहे हैं तो हमारे शरीर में जो है ना वो शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हम वेट गेन कर लेंगे, मोटापा हो जाएगा। इंसुलिन जरूरी है हमारी बॉडी के शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो इंसुलिन क्या हो जाएगा आपका, इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाएगा, मतलब आप में इंसुलिन उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। इंसुलिन की काम करने की क्षमता कम हो जाएगी। फिर अदर भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आपकी बॉडी में शुगर ज़्यादा हो गया है तो इसके प्रोज और कॉन्स दोनों बताए गए हैं, क्या क्या लाभ है क्या क्या हानियां हैं, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया गया है। तो देखो, क्विक एनर्जी देता है, ये इसका फायदा है। नेचुरली फाउंड इन फ्रूट्स एंड डेयरी, मतलब जितने भी दूध वाले प्रोडक्ट हैं और जितने भी फ्रूट्स हैं उसमें ये नेचुरली मिलता है हमको। कॉन्स क्या है, हानियां क्या है, ब्लड शुगर एकदम तेजी से बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा तेजी से गिरेगा भी। ऑफ एंड फाउंड इन प्रोसेस्ड फूड में ज्यादा होता है ये सिंपल शुगर। प्रोसेस्ड फूड कौन कौन से हैं, जो आप बाजार से बने बनाए खरीदते हो, जैसे बिस्किट्स, पेस्ट्रीज, तो ये सब प्रोसेस फूड हैं जो बने बनाए बाहर से मिलते हैं। यहाँ पे शुगर ऊपर से बहुत ज़्यादा ऐड कर दी जाती है। तो ये सब क्या है, ये सब हानियां हैं, क्योंकि ये प्रोसेस फूड खाने से आपको बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी। इसके बाद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की हम बात करेंगे। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, इनसे जो एनर्जी मिलती है ना वो सस्टेन्ड एनर्जी होती है, मतलब जल्दी से एनर्जी नहीं देते, धीरे धीरे एनर्जी देते हैं, और जो एनर्जी मिलती है वो लंबे समय तक टिकती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जाम्पल है स्टार्च। स्टार्च कैसे बनता है, कई सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को मिला के स्टार्च बनता है। लंबी चेन होती है ग्लूकोज की, तब स्टार्च बनता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को हम पॉलीसेक्राइड भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये लंबा समय तक लेते हैं डाइजेस्ट होने में। सिंपल कार्बोहाइड्रेट से देरी में डाइजेस्ट होते हैं, और जो एनर्जी मिलती है वो लंबे समय तक टिकती है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल एकदम से नहीं बढ़ता। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, नियंत्रित करके रखते हैं। अभी जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, कार्बोहाइड्रेट को आप कार्ब्स भी बोल सकते हो, इनका सोर्स क्या है, कैसे मिलते हैं, तो जितने भी होल ग्रेन्स हैं, साबुत अनाज हैं जिनके छिलके नहीं हटाए गए हैं, उनसे हमको पॉलीसेक्राइड मिलता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलता है। लेग्यूम्स, मतलब जो अनाज हैं, दालें हैं छिलके वाली, उनसे हमको मिलता है पॉलीसेक्राइड। इसके अलावा जितने भी स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं, स्टार्ची वेजिटेबल मतलब जिसमें स्टार्च होता है, ऐसी वेजिटेबल। पोटैटोस देखा होगा आपने, जब आप आलू काटते हो तो सफ़ेद सफ़ेद उसमें से निकलता है, वो स्टार्च होता है। तो इससे भी हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो अगर हम इनको ज़्यादा खाते हैं, अपनी डाइट में ज़्यादा लेते हैं, तो हमको बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिलते हैं। प्रायोरिटाइजिंग कॉम्प्लेक्स कार्ब ओवर सिंपल कार्ब्स इज अ स्मार्ट मूव फॉर मैनेजिंग एनर्जी लेवल एंड ओवरऑल हेल्थ। तो अगर हम मोटे नहीं होने चाहते, अपने हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी लेवल को मेंटेन करना चाहते हैं बॉडी की, तो हमको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना होगा, ज़्यादा प्राथमिकता देनी होगी। किससे ज़्यादा, सिंपल से ज़्यादा, मतलब सिंपल कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा हमको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना होगा, ठीक है। होल ग्रेन्स के बारे में बता दिया गया कि आप साबुत अनाज खाओ, दालें खाओ, इसके अलावा जो स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं वो खाओ, ठीक है, जिनसे हमको स्टार्च मिलता है। इसके अलावा हम डाइटरी फाइबर की भी बात करेंगे। देखो, जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट तो होता ही है, उसके अलावा डाइटरी फाइबर भी होता है, जो कि एक पॉलीसेक्राइड का ही प्रकार है, ठीक है। द अनसंग हीरो ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब इसकी ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप है। डाइटरी फाइबर क्या है, टाइप है कार्बोहाइड्रेट का जो कि डाइजेस्ट नहीं हो सकता। आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हो, इजीली डाइजेस्ट करते हो। जो आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो थोड़े धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं, लेकिन डाइटरी फाइबर एकदम से डाइजेस्ट नहीं होते। ये कहाँ पे मिलते हैं, जितने भी प्लांट बेस्ड फूड हैं, पेड़ों से जो खाना प्राप्त होता है उसमें ये होते हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, मतलब अनाज और दालों में ये ज़्यादातर होता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी होता है। इनसे कोई एनर्जी हमको डायरेक्टली नहीं मिलती, क्योंकि ये डाइजेस्ट ही नहीं होते हैं। जब डाइजेस्ट नहीं होंगे तो एनर्जी कहाँ से देंगे। लेकिन हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं, वेट को भी हमारे कंट्रोल करते हैं, वेट को भी मैनेज करते हैं। तो दो तरह के डाइटरी फाइबर होते हैं, सॉल्यूबल फाइबर और इनसॉल्यूबल फाइबर। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि सॉल्यूबल फाइबर कौन कौन से हैं, इनसॉल्यूबल फाइबर कौन कौन से हैं। सॉल्यूबल फाइबर मतलब जो आसानी से घुल जाते हैं पानी में, इनसॉल्यूबल फाइबर जो घुलते नहीं है, विच डिजॉल्व्स इन वाटर एंड हेल्प लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने का काम करते हैं आपके सॉल्युबल फाइबर। इनसॉल्युबल फाइबर क्या है, विच एड बल्क टू द स्टूल। जो आपका मल है, मल को ये बल्क देते हैं, भारी बनाते हैं, ताकि ये आसानी से हमारे शरीर के बाहर आ पाए, ठीक है। तो ये स्टूल को रेगुलेट करने में, उसको बल्क देने में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इसलिए आप देखते हो चना भिगा के लोग खाते हैं, ठीक है, जो अंकुरित अनाज है उसको खाया जाता है। तो इनसॉल्युबल फाइबर का काम ये है कि वो आपके पेट को साफ रखने का काम करता है। सॉल्युबल फाइबर क्या करते हैं, आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कम करने का काम करते हैं, ठीक है। एम टू इंक्लूड अ वेराइटी ऑफ फाइबर रिच फूड इन योर डाइट टू रीप द फुल रेंज ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स। तो जब आप सारे न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हो तो आपको डाइटरी फाइबर को भी अपने डाइट में इंक्लूड करना है। तो आरडीए ने क्या बताया था कि 20 से 30 ग्राम हमको लेना ही है फाइबर्स डेली। कितना लेना है, 20 से 30 ग्राम, सॉरी 25 से 30 ग्राम।
अब इसके बेनिफिट बताए गए हैं, तो देखो डाइजेस्टिव हेल्थ को इंप्रूव करता है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज की समस्या नहीं होने देता, कब्ज से बचाता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है क्योंकि इनका ऑब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होता है जिसकी वजह से शुगर को बढ़ने नहीं देते, ये आपको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होने देते। क्यों? क्योंकि ये आपकी जो भूख है ना, भूख को बढ़ाते नहीं, मतलब आप एक बार जब डाइटरी फाइबर ले लोगे, फाइबर खा लोगे, तो आपको भूख लगेगी ही नहीं, आपका पेट भरा भरा लगेगा, ठीक है, जिसकी वजह से आप खाना खाना कम खाओगे, कैलोरीज कम लोगे, जिसकी वजह से आप ज़्यादा मोटे नहीं होगे, ठीक है। संतुष्टि को बढ़ा देता है, ये भूख लगने नहीं देता। अब हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसको जीआई बोलते हो, ये क्या है, एक रैंकिंग सिस्टम है दैट मेजर्स हाउ क्विकली अ कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड रेजेस ब्लड शुगर लेवल। कितनी तेजी से कोई कार्बोहाइड्रेट हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा रहा है, उसी को जीआई से मेजर किया जाता है। तो जीआई क्या है, एक मेजरमेंट का यूनिट है, एक रैंकिंग सिस्टम है। इसमें फूड्स को क्या की जाती है, रैंकिंग दी जाती है कि किसी फूड को उसके इस हिसाब से रैंकिंग मिलती है कि वो कितनी तेजी से हमारे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा रहा है, ठीक है। फूड विथ हाई जीआई आर रैपिडली डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब। जिनका जीआई ज्यादा होता है वो तेजी से डाइजेस्ट होते हैं और वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन जो लो जीआई वाले हैं, जिनका जीआई लो होता है, वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं। याद रखना, हाई जीआई मतलब तेजी से डाइजेस्ट हो रहे हैं, लो जीआई यानी कि धीरे धीरे डाइजेस्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज का जो ब्लड का शुगर लेवल है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तेजी से नहीं बढ़ रहा। तो कैसा खाना हमको लेना चाहिए, अगर कोई डायबिटिक है, डायबिटीज का पेशेंट है, तो उसको लो जीआई वाला फूड देना चाहिए। तो अगर हम ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमको ग्लाइसेमिक इंडेक्स को समझना होगा, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी किसके लिए है, डायबिटीज वाले लोगों के लिए जरूरी है, जिनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनती है उनके लिए जरूरी है, क्योंकि इंसुलिन किसके लिए जरूरी होता है, शुगर को ग्लूकोज को बैलेंस करने के लिए। हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसीडर द ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अलावा ग्लाइसेमिक लोड को भी ध्यान देना जरूरी है, विच टेक्स इनटू अकाउंट बोथ जीआई एंड द अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन सर्विंग ऑफ फूड। देखो जीआई, ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड में क्या डिफरेंस है। जीआई ये बताता है कि कौन सा फूड बॉडी में जाने के बाद कितनी तेजी से ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा रहा है। लेकिन ग्लाइसेमिक लोड की जब हम बात करते हैं ना, तो इसमें भी यही देखा जाता है जो जीआई में देखा जाता है। लेकिन ग्लाइसेमिक लोड में हम जितना खाना खा रहे हैं उसके पोषण को भी देखते हैं कि आप कितना खाना खा रहे हो। मान लो सेब के बारे में बताया गया, पाइनएप्पल के बारे में बताया गया कि ये बॉडी में जाके इतनी तेजी से क्या करेगा, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, लेकिन आपने आधा सेब ही खाया तो ब्लड ग्लूकोज लेवल उसी हिसाब से बढ़ेगा ना जितना आपने खाना खाया। तो जब हम ग्लाइसेमिक लोड की बात करते हैं तो आपने कितने अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट लिया है उसको भी देखा जाता है ग्लाइसेमिक लोड में, ठीक है। जीआई में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की बात हो जाती है कि एक फ्रूट है कोई, वो एक खाना है, कार्बोहाइड्रेट है, वो कितना आपको कितनी तेजी से आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है, वो जीआई में बताया जाता है। लेकिन ग्लाइसेमिक लोड में आप ये भी देखते हो कि आपने वो कार्बोहाइड्रेट खाया कितना है। आपने जिस फल में जो जीआई है, मान लो किसी फल की 70 है जीआई और आपने उसको आधा ही खाया, तो आपको 35 ही तो मिलेगा ना, उससे आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल भी तो उसी हिसाब से इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे सर्विंग भी देखी जाती है कि आपने वो खाना खाया कितना है, अमाउंट भी देखा जाता है। Opting for low GI and low GL food can contribute to better sugar control and overall health। तो हमको लो GI और लो GL वाला फूड लेना है, ठीक है। आप ये ध्यान रखना कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है और ग्लाइसेमिक लोड क्या है। इसके बाद यहाँ पे देखो जीआई, हाई जीआई की बात की गई है कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले क्या करते हैं, ये तेजी से डाइजेस्ट होते हैं और ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ाते भी हैं, ठीक है। लो जीआई वाले क्या करते हैं, धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं और धीरे धीरे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं। ग्लाइसेमिक लोड क्या है, कंसीडर बोथ जीआई एंड कार्बोहाइड्रेट अमाउंट। इसमें जीआई को भी देखा जाता है, साथ ही साथ आपने कितना कार्बोहाइड्रेट खाया उसकी क्वांटिटी को भी देखा जाता है। इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स इन अ बैलेंस डाइट। जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो कैसा कार्बोहाइड्रेट हमको लेना है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, बहुत जरूरी है बैलेंस डाइट के लिए, क्योंकि ये एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है। हमको सबसे ज्यादा, मतलब हमको मेनली एनर्जी कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। हाउएवर द टाइप एंड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट यू कंज्यूम आर क्रूशियल फॉर ऑप्टिमल हेल्थ। तो किस तरह का कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं कि इससे हमको एनर्जी मिलती है तो आप चीनी ही चबाते रहो, खूब एनर्जी मिलेगी। तो किस टाइप का ले रहे हो, किस अमाउंट में ले रहे हो, ये भी जरूरी है। आपको होल ग्रेन्स को भी शामिल करना है, डाइटरी फाइबर को भी शामिल करना है। अब जिससे ज्यादा हमको एनर्जी मिलती है वही फट से नहीं ले लेना है, हमको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनको भी शामिल करना है, ठीक है। रिफाइंड शुगर्स को नहीं लेना है, जो प्रोसेस्ड फूड है उनको नहीं लेना है। अगर उनको ज्यादा लोगे तो आप वेट गेन करने लगोगे, आपकी इंसुलिन में प्रॉब्लम आएगी, आपका इंसुलिन बॉडी में बन नहीं पाएगा, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज हो जाएगा, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक बैलेंस डाइट बनाना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ आवर बॉडी ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में टूटता कैसे है। देखो, जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो मुंह से शुरू होता है। जो सलाइवरी एमाइलेज होता है वो मुंह में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है सिंपल शुगर में। फिर इसके बाद पेट में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसके बाद डाइजेशन होता है। जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं वो यहाँ पे आके कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में तोड़ते हैं। फिर यहाँ से ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, हमारे खून में चला जाता है। उसके अलावा उसके साथ ब्लड स्ट्रीम से होते हुए ये सेल तक पहुंचता है और सेल को एनर्जी देने का काम करता है। तो इस तरह से डाइजेशन होता है। याद रखना, पेट में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि पेट में ऐसे एंजाइम ही नहीं है जो कार्बोहाइड्रेट को पचा सके।
अब एनर्जी प्रोडक्शन होता कैसे है ये हम देखेंगे। तो देखो, जब ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है, हमारे ब्लड में जाता है, तो उसके बाद ये सेल्स तक पहुंचता है। अब सेल्स में क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। इसी को हम सेलुलर रिस्पिरेशन कहते हैं। जब सेल्स क्या करती हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू एटीपी। यहाँ पे ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखना, ग्लूकोज एटीपी के रूप में कन्वर्ट होता है। एटीपी को एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। सेल की एनर्जी करेंसी कौन है, तो एटीपी है। एटीपी ही वो मॉलिक्यूल है जो एनर्जी देता है, ठीक है। एटीपी पावर्स ऑल सेलुलर एक्टिविटीज। तो जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज हैं उनको पावर देने का काम कौन करता है, उनको एनर्जी देने का काम कौन करता है, एटीपी करता है। जितने भी मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, मांसपेशियों का सिकुड़न वगैरह हो रहा है, वो भी एटीपी की वजह से होता है। और जितने भी नर्व के इंपल्स ट्रांसमिशन होते हैं, मतलब नर्व्स के थ्रू होता है ना, आप संवेदनाओं को महसूस करते हो, नर्व्स में जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो भी एटीपी की वजह से ही होती है। एटीपी से एनर्जी मिलती है, तभी हमारी नर्व्स भी काम करती हैं, ठीक है। व्हेन ग्लूकोज इज अबंडेंट द बॉडी स्टोर एक्सेस ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन इन द लिवर। आपको पता है, जब ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है तो ज्यादा ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में लिवर में स्टोर होता है और मसल्स में भी स्टोर होता है, ठीक है। ताकि जब ग्लूकोज की कमी हो, किसी कारण से आपको ग्लूकोज ना मिल पाए, तो ये जो ग्लाइकोजन है ये फिर ग्लूकोज के रूप में बदलता है और आपकी बॉडी को एनर्जी देता है, ठीक है। तो ग्लूकोज जो ज्यादा हो जाता है वो ग्लाइकोजन के रूप में लिवर में स्टोर हो जाता है। लिवर में स्टोर होता है, थोड़ा मोड़ा मसल्स में भी स्टोर होता है, ठीक है। तो ये जो दो जगहों पे हमारा ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कौन करता है, इंसुलिन करता है। हाउएवर इफ ग्लाइकोजन स्टोर्स आर फुल, अगर मान लो ग्लाइकोजन का स्टोर भी भरा है, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा ग्लाइकोजन भी है, तो क्या होगा, जो एक्सेस ग्लूकोज होगा वो फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो एडिपोज टिश्यूज में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ग्लूकोज पहले ग्लाइकोजन के रूप में लिवर में स्टोर होगा, मसल्स में स्टोर होगा, लेकिन ग्लाइकोजन भी मान लो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा है, तो जो ग्लूकोज है फिर वो क्या करेगा, फैट के रूप में बदलेगा और वो एडिपोज टिश्यू में, आपकी त्वचा के नीचे क्या होगा, जमा होने लगेगा फैट के रूप में। दिस हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग कार्बोहाइड्रेट। तो यही से हमको समझ में आता है कि कार्बोहाइड्रेट को बैलेंस करना कितना जरूरी है। बहुत ज्यादा ग्लूकोज भी नहीं चाहिए हमको, ठीक है। एनर्जी एक्सपेंडिचर टू प्रिवेंट वेट गेन एंड मेंटेन मेटाबॉलिक हेल्थ। तो हमको कम भी नहीं चाहिए कार्बोहाइड्रेट, ज्यादा भी नहीं चाहिए, तो हमको इस चीज का ध्यान रखना है। तो ग्लूकोज एंटर बताया गया है कि कैसे एनर्जी प्रोडक्शन होता है। तो ग्लूकोज पहले ब्लड स्ट्रीम में जाता है, उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन होता है जहां सेल्स तक पहुंचता है ग्लूकोज, फिर एटीपी बनता है ग्लूकोज से, फिर यही एटीपी सेल्स को क्या देती है, एनर्जी देती है। इसके बाद नेक्स्ट है सपोर्टिंग ब्रेन फंक्शन एंड मेंटल परफॉर्मेंस। तो हमारी जो ब्रेन है उसके फंक्शन के लिए भी ग्लूकोज जरूरी है, ठीक है। ब्रेन का जो एनर्जी का मेन सोर्स कौन है, वो ग्लूकोज ही है, ठीक है। तो मेंटल परफॉर्मेंस, मेंटली हम अच्छे से परफॉर्म कर पाए, इसके लिए ग्लूकोज जरूरी है। द ब्रेन रिलाइज हैवीली ऑन ग्लूकोज एज इट प्राइमरी फ्यूल सोर्स। तो एनर्जी का प्राइमरी सोर्स ब्रेन का कौन है, ग्लूकोज है। एंड लाइक अदर सेल्स इन द बॉडी दैट कैन यूज फैट फॉर एनर्जी। देखो, अदर सेल्स जो है हमारी बॉडी की, वो फैट का भी यूज कर सकती है एनर्जी के लिए, प्रोटीन का भी यूज कर सकती है एनर्जी के लिए, लेकिन ब्रेन जो है ना, इसको ग्लूकोज ही चाहिए, तभी ये अच्छे से फंक्शन कर पाएगा। दिस इज वाई मेंटेनिंग स्टेबल ब्लड शुगर लेवल इज इंपॉर्टेंट फॉर सपोर्टिंग कॉग्निटिव फंक्शन, मेमोरी एंड ओवरऑल मेंटल परफॉर्मेंस। तो मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, ब्रेन को अच्छा रखने के लिए हमको शुगर की, ग्लूकोज की जरूरत है। तो शुगर को मेंटेन करने की जरूरत है। व्हेन ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप्स टू लो, इट कैन लीड टू सिम्टम लाइक ब्रेन फॉग, डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग एंड इरिटेबिलिटी। तो क्या होता है, जब ब्लड शुगर लेवल गिरता है ना, तो आपने देखा होगा कि ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता पेशेंट, उसके बाद उसको क्या होता है, इरिटेशन भी होने लगता है। कन्वर्सली एक्सेसिव शुगर इनटेक ऑल्सो इंपेयर ब्रेन फंक्शन। इसके अलावा जब कम शुगर से ब्रेन का फंक्शन खराब होगा, तो ज्यादा शुगर भी तो गंदा प्रभाव डालेगी। तो इसकी वजह से भी ब्रेन का जो कॉग्निटिव क्षमता है, जो उसका सोचने समझने की क्षमता है, वो खराब हो जाती है। तो इसी वजह से हमको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना है, बहुत ज्यादा शुगरी ड्रिंक्स नहीं लेनी है, हमको प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा नहीं लेना है, ताकि हमारा जो ब्रेन है वो अच्छे से फोकस कर पाए। तो फ्यूल है ब्रेन का कौन, ग्लूकोज। तो ब्रेन प्राइमरी किससे एनर्जी लेता है, ग्लूकोज से लेता है। कॉग्निटिव फंक्शन को करने के लिए भी कौन जरूरी है, ग्लूकोज। क्योंकि अगर आपने अभी पढ़ा कि जब अगर ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए, तो कॉग्निटिव फंक्शन हम कहाँ से करते हैं, संज्ञानात्मक फंक्शन कहाँ से करते हैं, सोचने समझने वाली थिंकिंग कैपेसिटी कहाँ से आती है, ब्रेन से ही आती है। तो मेमोरी और फोकस बढ़ाने के लिए भी ग्लूकोज जरूरी है। मेंटल परफॉर्मेंस, हमारी मेंटल परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए भी ग्लूकोज जरूरी है। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी है। अब एथलेटिक जो परफॉर्मेंस होती है, जो एक्सरसाइज आप करते हो, उसके लिए ग्लूकोज कितना जरूरी है, उसके लिए आपका कार्बोहाइड्रेट कितना जरूरी है, ये बताया गया है। तो एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी होनी चाहिए बॉडी में, तो आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए ही। कार्ब्स फ्यूल बोथ एंड्योरेंस एंड हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी। तो आपका जो बहुत ज्यादा ऐसी एक्टिविटी जिसमें एनर्जी ज्यादा चाहिए, उसके लिए आपके शरीर को कार्बोहाइड्रेट भी ज्यादा चाहिए। इसके अलावा जब आप हाई एक्टिविटीज करोगे, हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी करोगे, तो ग्लाइकोजन का स्टोर भी आपके बॉडी में कम होता रहेगा, क्योंकि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज आपकी बॉडी में यूज हो जाएगा। मान लो आपने ग्लूकोज
ग्लूकोज कम लिया तो फिर आपको ग्लाइकोजन से एनर्जी लेनी पड़ेगी, तो ग्लाइकोजन का स्टोर भी क्या होने लगता है, कम होने लगता है। और जब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ग्लाइकोजन के स्टोर को भी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ताकि आपको जो हाई एथलेटिक एक्टिविटीज हैं उसके लिए एनर्जी मिलती रहे और बॉडी में ग्लाइकोजन कम ना हो, मतलब जो ग्लूकोज का स्टोर है वो कम ना हो। इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस भी इंप्रूव करता है। अगर आपको एनर्जी ज्यादा मिलेगी तो आप अच्छे से परफॉर्मेंस दिखा पाओगे। हेल्थ इंप्लीकेशन, फाइंडिंग द राइट बैलेंस, तो आपको क्या करना है, कैसे राइट बैलेंस कार्बोहाइड्रेट लेने हैं वो यहाँ पे बताया गया है। देखो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सही कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा गलत है, कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, कौन सी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट लेते हो जैसे शुगर, प्रोसेस्ड फूड, तो फिर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है, ओबिसिटी हो सकती है, हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है, क्रॉनिक कंडीशंस भी बहुत सारी हो सकती है, मतलब बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस हो सकती हैं। ठीक है, अगर हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, तो ब्लड प्रेशर भी होगा ही होगा। देयरफॉर फाइंडिंग द राइट बैलेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग ऑप्टिमल हेल्थ। तो अच्छी हेल्थ चाहते हो, उचित हेल्थ चाहते हो, तो आपको बैलेंस बना के चलना होगा कार्बोहाइड्रेट के बीच में। तो आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेना है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज मैंने पहले भी बताई है आपको कि आप क्या करो, कार्बोहाइड्रेट को प्रायोरिटाइज दो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को प्रायोरिटाइज करो, शुगर को, जो एडेड शुगर होती है जो ऊपर से मिलाई जाती है उसको कम से कम लो, और अपना पोर्शन साइज कंट्रोल करो, मतलब बहुत ज्यादा ना खाओ। ठीक है, आप देखते रहो कि आप कितना खा रहे हो। अब क्या है कि कैसे आप स्मार्ट चॉइसेस बना सकते हो कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो देखो लिखा है 50% ऑफ डेली कैलोरी शुड कम फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जितना भी आप डेली का कैलोरी ले रहे हो उसका 50%, आधा कैलोरी आप किससे लो, कार्बोहाइड्रेट से लो। 130 ग्राम्स इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट यू शुड ईट पर डे। तो कम से कम 130 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको खाना ही खाना है। इसके अलावा जो डाइटरी फाइबर है वो हमने पढ़ा ही है कि 25 से 30 ग्राम हमको डाइटरी फाइबर लेना ही लेना है। तो ये चीजें भी हमको ध्यान में रखनी है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।